सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं जो आपकी सेल बायोलॉजी, आप सबको पता है अपनी सीरीज चल रही है, उसके अंदर जो आपका सेल साइकिल है, इसके कौन कौन से जो आपके फेज हैं, उन फेज को अपन डिटेल में देखेंगे। जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने एक तरह से बोले तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन ले लिया था, मतलब पूरी चीज अपन ने देख ली थी कि क्या क्या चीजें होती है। अब अपन उसके अंदर से जो सेल साइकिल की जो फेज है उस फेज को देखेंगे, साथ में जो आपका माइटोसिस है ये आखिरकार क्या होता है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, तो एक बार प्ले स्टोर पे जाइएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, दोनों तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा, तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज अपना जो मेन मोटो है वो क्या है, सेल साइकिल को समझना। बोले तो जो आपका माइटोसिस की जो प्रोसेस है कि सेल साइकिल के कौन कौन से फेज होते हैं उनको कवर कर लेंगे, एंड जो आपको माइटोसिस है इस माइटोसिस को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल साइकिल के फेज की। सेल साइकिल के फेज की बात करने से पहले थोड़ा सा अपन देख लेते हैं सेल साइकिल। वैसे अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सेल साइकिल आखिरकार क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखें तो सेल साइकिल क्या है, एक मतलब एक सीरीज का एक क्या होता है, मतलब पूरी की पूरी जो आपकी सेल साइकिल, देखिए सेल साइकिल का मतलब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल से क्या बन जाती है, दो सेल बन जाती है। अब इस दो सेल, जब ये दो, एक सेल से जब ये दो सेल बन रही है तो इसके अंदर किन किन तरह का चेंजेस आ रहा है, कौन कौन सी फेजेस आ रही है, कौन कौन सी अवस्थाएं आ रही है, किस तरह से ये एक सेल से दो सेल बन गई, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसको तो क्या बोला जाता है, सेल साइकिल बोला जाता है। और जब ये डिवाइड हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेल साइकिल का मतलब जब ये एक सेल है, ये एक सेल क्या होगी, जिस टाइम पे दो सेल बनेगी इससे पहले इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा ना, उस चेंजिंग की जो स्टडी है उसके अंदर कौन कौन सी फेजेस रहेगी, क्या क्या चेंजिंग रहेगा, वो तो पढ़ते हैं अपन सेल साइकिल में। सेल डिवीजन क्या हो गया कि जब इस सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा वो होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरह से हो सकता है, मियोसिस, माइटोसिस। बोले तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की बात करें तो मान लीजिए ये सेल है, ये 2n थी, तो ये दोनों भी जो डॉटर सेल रहेगी या सिस्टर सेल रहेगी, ये भी आपकी क्या रहेगी, 2n रहेगी। इस तरह का जो डिवीजन है वो क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन कौन सा हो गया, अर्धसूत्री वो हो गया कि भाई ये दोनों की दोनों जो आपकी सेल बन रही है, ये 2n था, ये भी n हो जाएगी और ये भी n हो जाएगी, मतलब संख्या क्या हो जाएगी, इनकी आधी हो जाएगी। वो कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें सेल साइकिल की डेफिनेशन की, कि सेल साइकिल क्या है इसको समझे। तो सेल साइकिल मेनली चीज क्या होता है कि जो सेल की ग्रोथ हो गया, उस डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन हो गया, उसके बाद में जो सेल होती है ये डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल के अंदर। ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी सेल साइकिल कहलाती है, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं। अब ये जो आपकी सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल के अंदर जब ये सेल के अंदर ग्रोथ होगी, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके अंदर दो डॉटर सेल आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसके बीच के अंदर कौन कौन सी फेजेस आती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, उनकी बात करें तो यहां पर मेनली दो फेज है वो आपको देखने को मिलेगी। पहली तो आ जाती है आपकी इंटरफेस, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रोथ फेज बोला जाता है। दूसरी आ जाती है आपकी एम फेज। इस एम फेज को क्या बोला जाता है, डिवीजन फेज बोला जाता है। डिवीजन बोले तो यहां पर क्या होता है, सेल का डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दो फेज हो गया सेल साइकिल का। अब ये जो आपकी इंटरफेज वाली प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, सेल क्या होती है, सेल डिवीजन के लिए सबसे पहले तैयारी का समय होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जब आपका एग्जाम है, सपोज कीजिए कल आपका क्या है, पेपर है, तो एक रात पहले आप पढ़ते हैं, पूरा का पूरा जो आप प्रिपेयर करते हैं वो कौन सी फेज होती है, आपकी इंटरफेस होती है। नाम से पता चल रहा है कि एग्जाम हॉल में इंटर करने से पहले जो फेज आएगी वो कौन सी रहेगी, आपकी इंटरफेस रहेगी। तो इंटरफेस के अंदर याद रखना है किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होता है, वहां पर ओनली फॉर जो सेल होती है वो डिवीजन के लिए क्या होती है, प्रिपेयर होती है। क्या होती है, ग्रोथ के लिए प्रिपेयर होती है। जबकि जो एम फेज होता है, इस एम फेज को क्या बोला जाता है, माइटोसिस फेज भी बोला जाता है, या बोले तो इसको डिवीजन फेज भी बोला जाता है। यहां पर क्या होता है, सेल का विभाजन होता है। मतलब एम फेज कौन सा समय होता है जहां पर सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, बोले तो उसके अंदर विभाजन होता है। आई थिंक आपको दोनों के अंदर क्या हो गया होगा, जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करें।
अब बात कर लेते हैं जो आपकी सबसे पहली वाली फेज है, इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस को क्या बोला जाता है? ग्रोथ फेज भी बोला जाता है। ग्रोथ फेज क्यों बोला जाता है, जब अपन पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये जो आपकी इंटरफेस है, ये इंटरफेस क्या होती है, यहां से लेके यहां तक क्या होती है, सॉरी यहां तक क्या होती है, आपकी पूरी की पूरी क्या होती है, यहां से लेके यहां तक आपका क्या होता है, पूरा का पूरा इंटरफेस रहती है। ये जो इंटरफेस रहती है, जो ग्रोथ फेज रहती है, इसको क्या बोला जाता है? रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि इसको रेस्टिंग सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा काम ही यहां पर हो रहा है, तो इसको रेस्टिंग सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्या होता है इसके अंदर, मतलब सबसे पूरा का पूरा क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट वाला पार्ट होता है। मतलब पूरा का पूरा जो सेल साइकिल रहेगा, उसके सबसे लंबा जो पार्ट रहेगा, वो आपका कौन सा रहता है? सेल साइकिल का अंदर जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस का रहता है। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी सेल साइकिल का 90% पार्ट होता है, ये ओनली फॉर इंटरफेस ही क्या कर लेता है, आपका कवर कर लेता है। यहां पर क्या होता है कि जो सेल की पूरी जो एक्टिविटी होगी, कि सेल डिवाइड होने से पहले उसके अंदर क्या क्या चीजों को डबल करना है, किन चीजों को हटाना है, किन को नहीं हटाना है, सेल की कितनी, मतलब जो साइज है, वो साइज को कितना बढ़ाना है, वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, जो काम होता है, वो कहां होता है? आपकी ग्रोथ फेज में ही होता है, इंटरफेस के अंदर ही होता है। अब ये जो आपकी ग्रोथ फेज है, ये आपकी जो ग्रोथ फेज आप देख रहे हैं, इस ग्रोथ फेज को क्या है, 3 स्टेज इसके अंदर आते हैं। पहला स्टेज आ जाता है G1 स्टेज, दूसरा आ जाता है एस स्टेज, तीसरा क्या आ जाता है? G2 स्टेज, इसको आप फेज भी बोल सकते हैं। तो जो आपकी G1 है, ये क्या होती है? आपकी सेल ग्रोथ होती है। मतलब यहां पर क्या होती है, G1 के अंदर सेल की क्या होती है? ग्रोथ होती है। सबसे बड़ी आपकी होती है, ऑलमोस्ट 10 घंटे तक इसके अंदर ये काम चलता है। इसके अलावा यदि अपन ऐसे फेज की बात करें, तो ऐसे फेज के अंदर क्या होता है, यहां पर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब ऐसे फेज के अंदर जो आपका डीएनए रहेगा, उसका क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। G2 फेज क्या रहेगा? ये G2 फेज क्या होती है, यहां पर प्रिपेयर हो जाती है सेल डिवीजन के लिए। मतलब अब यहां पर जो आपका प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी, सेल ग्रोथ होगी, इन सारी चीजों को क्या कर लिया जाता है? चेक कर लिया जाता है कि सारा काम प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। और G2 फेज होती है, ये आपकी अब क्या हो जाती है? सेल डिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से यहां तक की बात तो कौन सी आ जाती है? आपकी इंटरफेस की आ जाती है। और ये वाला आपका कौन सा आ जाता है? एम फेस वाला पार्ट आ जाता है, जहां पर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। ये तो अपन ने देख लिया थोड़ा सा। अब बात करते हैं 1 बाय 1। G1 फेज क्या होती है, एस फेज क्या होती है, G2 फेज में क्या क्या होता है। G1 फेज की बात करते हैं। G1 फेज की बात करें तो ये क्या होता है, यहां पर सेल की साइज क्या हो जाती है? ग्रो हो जाती है। बोले तो सेल की साइज, मान लीजिए पहले सेल इतनी थी, अब सेल क्या हो जाती है? यहाँ पे बड़ी हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल जरूरी क्यों। देखिए, सेल साइकिल की जो प्रोसेस होती है ना, मतलब मान लीजिए आपके घाव लग गया, चोट लग गई, आपकी जो सेल है उसकी डेट होगी, उसकी जगह जो नई सेल आएगी ना, वो जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, वही क्या है? आपकी सेल साइकिल वाली प्रोसेस है। तो मान लीजिए ये कोई एक सेल थी, अब इसके अंदर क्या होना है? सेल साइकिल की, सेल डिवीजन की प्रोसेस होनी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? इसको परिपक्व किया जाता है, मैच्योर किया जाता है कि ये सेल डिवीजन के लिए कैपेबल है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले क्या हो जाती है? इसकी साइज बड़ी हो जाती है। वो आपके कौन से फेज में आ जाती है? G1 फेज में आ जाती है। बोले तो ग्रोथ फेज में आ जाती है। मतलब जिन सेल्स के अंदर डिवाइडेशन होना है ना, उन्हीं के अंदर सेल साइकिल होता है। जैसे कुछ एक सेल्स होती है जिनमें सेल डिवीजन नहीं होती, जैसे आपके कार्डिक सेल्स वगैरह आ गए, तो ये सब क्या हो जाती है? G1 से डायरेक्ट कहां चली जाती है? G0 में चली जाती है। क्यूसेंट जो आपकी स्टेज होती है, उसके अंदर ये चली जाती है। फिर आगे इसके अंदर सेल साइकिल की प्रोसेस नहीं होती है। आगे यदि अपन बात करें तो इस G1 फेज के अंदर क्या होता है? इस G1 फेज के अंदर क्या होता है? जो आपके प्रोटीन हो गए, जो आपके RNA हो गया, आपका एंजाइम हो गया, एंड जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हो गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गए, इन सब का क्या होता है? यहां पर सिंथेसिस होता है, यहां पर इनका क्या होता है? संश्लेषण होता है। मतलब G1 फेज सबसे बड़ी रहेगी। ऑलमोस्ट जो आपके 10 घंटे रहेंगे, वो यहां पर क्या किया जाता है? व्यतीत किए जाते हैं। 10 घंटे तक ये प्रोसेस क्या होती है? चलती रहती है। तो ये जो पूरी की पूरी जो G1 रहेगी, इसके अंदर ही इन चीज का चेक किया जाता है कि आखिरकार जो आपका डीएनए है, ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर हुआ है
या नहीं हुआ है। फिर क्या होता है, G1 से अगली जो फेज है वो आपकी कौन सी आ जाती है, एस फेज आ जाती है। अब ये जो आपकी एस फेज रहेगी, इस एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एस फेज होगी, इसके अंदर क्या होगा, आपके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे ये याद रखना है कि यहां पर डीएनए का तो रेप्लिकेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई आपकी सेल है, इस सेल के अंदर मान लीजिए ये आपका डीएनए है, तो यहां पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब डीएनए क्या क्या बन जाएगी, एक तरह से डीएनए क्या बना लेगा, अपनी कॉपीज बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉपी बना लेगा। लेकिन याद रखना यहां पर जो गुणसूत्रों की जो संख्या रहेगी वो क्या रहती है, एकदम सेम रहती है। मतलब ये जो सेल रहेंगे, इस सेल के अंदर क्या है, गुणसूत्र भी प्रेजेंट है, बोले तो क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है। मान लीजिए ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम की संख्या एक ही रहेगी। मतलब इस सेल में यदि एक क्रोमोसोम है तो यहां पर एक ही क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन क्या हो जाता है, इस क्रोमोसोम की भी यहां पे क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है। क्या, क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होगा। याद रखना यहां पर नंबर की, मतलब ऐसे नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम यहां एक था तो ऐसे नहीं है यहां पे दो क्रोमोसोम, यहां पे एक क्रोमोसोम और बन जाएगा। एक क्रोमोसोम और यहां पर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या होगा, तो यहां पर क्या होता है, ये क्रोमोसोम भी क्या बना लेगा, अपनी यहां पर क्या बना लेता है, कॉपी बना लेता है। ये जो कॉपी बनाएगा ये आपकी क्या बन जाती है, सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती है। मतलब ये जो आपकी नई वाली बनी है ये आपकी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती है। मतलब यहां पर जो आपका सेंट्रोसोम है ना, ये तो आपका वही रहेगा, सेंट्रोमियर है आपका, ये आपका वही रहेगा। यहीं से क्या होता है, ये एक दूसरे की क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर नंबर क्रोमोसोम के तो इंक्रीज होंगे, लेकिन ये नहीं है कि हर एक क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। मतलब नंबर आपके क्रोमोसोम जितने, सॉरी नंबर में जो आपके क्रोमोसोम थे वो उतने के उतने रहेंगे। बस ये क्या बन जाती हैं, एक दूसरे की कॉपी बन जाती है। और इस कॉपी को क्या बोलेंगे, जो नई बनी है, सिस्टर क्रोमेटिड इसको बोला जाता है। आगे बात करें तो इसके साथ में इसमें क्या होता है, जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है इसका भी सिंथेसिस जो आपकी एस फेज है, इस एस फेज के अंदर होता है। ये ऑलमोस्ट आपकी 8 से 9 घंटे तक प्रोसेस चलती है आपके इस एस फेज की। आगे यदि अपन बात करें तो आ जाता है आपका G2 फेज। G2 फेज की बात करें तो G2 फेज के अंदर अब इस चीज को चेक कर लिया जाता है कि जो आपकी सेल ग्रोथ है, फिर से यदि सेल के अंदर थोड़ी बहुत और ग्रोथ है वो कब होती है, आपकी बाकी जो भी ग्रोथ बच गई वो क्या होती है, आपकी G2 जो फेज रहेगा इस G2 फेज के अंदर रहती है। इसके अलावा जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया वो भी आपकी G2, मतलब जो भी काम यहां पे हुआ उसको कंप्लीट क्रॉस चेक किया जाता है G2 फेज के द्वारा, कि सब कुछ यहां पर चेक कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वीजा वगैरह बनाते हैं तो आप जो भी पासपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो पहले तो पासपोर्ट क्या किया जाता है, हर एक जगह से वेरीफाई होकर चला जाता है। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फाइनल आपकी चेकिंग नहीं होती क्या, कि आपको प्लेन में बैठने दें या नहीं बैठने दें। ठीक ऐसे ही जो G2 होता है, ये सारी प्रोसेस को वापिस से क्या किया जाता है, इस फेज के अंदर क्या किया जाता है, वापिस से उसको चेक किया जाता है। आगे बात करें तो ये यहां पर जो सेल होगी, यहां पर सेल डिवीजन के लिए क्या होती है, प्रिपेयर होती है। और यहीं पर जो स्पिंडल है, उन स्पिंडल का यहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एंड साथ में जो एनर्जी स्टोर है वो भी आपकी G2 फेज के अंदर होती है। तो बोले तो G2 फेज का मेन काम क्या रहेगा, यहां पर प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। मतलब G2 फेज में माइटोसिस के लिए यहां पर क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। G1 के अंदर क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है। एस फेज के अंदर क्या होता है, आरएनए, मतलब सॉरी जो आपका डीएनए है उसका रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। G2 के अंदर क्या होता है, ये आपका माइटोसिस के लिए प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट स्टार्ट हो जाती है, मतलब तो प्रिपेयर हो जाती है। फिर यहां पर आपकी इंटरफेस यहां से यहां तक क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये वाली जो आपकी फेज है ये आपकी कौन सी आ जाती है, एम फेज आ जाती है। अब आगे अपन बात कर लेते हैं जो आपकी सेकंड है एम फेज। एम फेज की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, डिवीजन फेज या माइटोसिस भी इसको बोला जाता है। माइटोसिस क्यों, क्योंकि यहां पर अब जो आपका सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो आपकी कहां होती है, एम फेज के अंदर होती है। तो एम जो सेल का जो डिवीजन होता है वो एक्चुअल के अंदर कहां पर होता है, आपके एम फेज के अंदर होता है, न कि इंटरफेज में। इंटरफेज में ओनली फॉर सेल को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है सेल डिवीजन के लिए। जबकि एम फेज के अंदर क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। यहां पर क्या होते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल्स
इज सेम, मतलब यहाँ पर जो आपका पेरेंट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बोले माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होगा, जैसे कि ये कोई सेल है, इस ये क्या है 2n है, तो इसका जब डिवीजन होगा, जब इससे मतलब यहाँ पर प्रोजेनी सेल्स का मतलब है डॉटर सेल से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी ये जो दोनों के दोनों डॉटर सेल बनेगी, ये भी क्या होती है आपकी 2n होती है। बोले तो पेरेंट सेल के इक्वल ही क्या होती है डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या रहती है। वही चीज है कि जो क्रोमोसोम आपके पेरेंट में प्रेजेंट रहेंगे वो के वो क्रोमोसोम होंगे वो आपकी प्रोजेनी सेल है बोले तो डॉटर सेल के अंदर ही क्या होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जो आपका माइटोसिस की प्रोसेस है वो कहां होती है, जो आपकी सोमेटिक सेल्स है उनके अंदर तो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, एंड जो मियोसिस की प्रोसेस है वो आपकी कहां होती है, जो आपकी जर्म सेल्स होती है जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, वहां पर आपकी कौन सी होती है, मियोसिस की प्रोसेस होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है माइटोसिस की प्रोसेस कहां होती है, सोमेटिक सेल, जैसे अपनी स्किन वगैरह हो, जो भी सोमेटिक सेल होगी, स्किन ले लीजिए, घाव वाव लग जाता है तो यहां पर जैसी थी एज इट इज वैसे की वैसी बन जाती है, क्योंकि यहां पर गुणसूत्रों की क्रोमोसोम्स की संख्या आदि नहीं होती है। इस तरह का क्या होता है आपका, मतलब जितने आपके जो आपकी पेरेंट सेल थी सेम टू सेम उसकी कॉपी क्या बन गई, डॉटर सेल बन गई। ये क्या होती है आपकी सोमेटिक सेल्स के अंदर इस तरह का डिवीजन होता है, वो क्या कहलाता है, माइटोसिस कहलाता है। मियोसिस की जैसे ही यहां पे अपन बात करते हैं तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, पेरेंट सेल यदि 2n है तो जो डॉटर सेल या जो प्रोजेनी सेल रहेगी वो क्या हो जाएगी, यहां पर उसकी क्रोमोसोम की संख्या उनमें आधी हो जाएगी। और ये कहां देखने को मिलेगा, आपकी जो जर्म सेल्स है उनके अंदर प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। ये चीज अपन ने क्लियर कर ली। अब यहां पर जो आपका मायोटिक डिवीजन होगा, यहां पर आपका क्या होगा, दो तरह का यहां पे डिवीजन देखने को मिलेगा। एक तो क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा, एक आपको साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस आपका सॉरी डिवीजन है वो देखने को मिलेगा। अब एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आखिरकार क्या होता है। देखिए कैरियो याद रखना, कैरियो का मतलब किससे होता है, न्यूक्लियस से होता है। काइनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, बोले डिवीजन होता है। मतलब है कैरियोकाइनेसिस में किसका होता है, जो आपका न्यूक्लियस रहेगा उसका डिवीजन होता है। एंड साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब किससे हो जाता है, साइटोप्लाज्म से हो जाता है। एंड काइनेसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब साइटोप्लाज्म का टूटना क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। एंड न्यूक्लियस का टूटना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। अब जो आपका कैरियोकाइनेसिस है इसके अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस क्या होता है आपका टूट जाता है। फॉर एग्जांपल बात करें तो सॉरी ये आपकी जो सेल है, ये सेल है, इस सेल के अंदर ही क्या होगा, ये जो आपका न्यूक्लियस है ये यहाँ पे एक से क्या हो गए आपके दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, एक से क्या हो जाते हैं आपके दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। बोले तो एक न्यूक्लियस से क्या हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। अब जो आपके साइटोकाइनेसिस होगा ये क्या कहलाएगा, अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसको अलग कर देगा। तो यहां से क्या होगा, आपकी एक सेल से क्या हो जाती है, दो सेल यहां पर बन जाती है। इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इस तरह का जो डिवीजन है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहलाता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का टूटना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। एंड साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का अलग हो जाना क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहलाता है। अब आगे बात कर लेते हैं अपन जो आपका माइटोसिस है इस माइटोसिस के बारे में। अभी अपन ने क्या देख लिया, एम फेज देख ली। एम फेज को ही क्या बोला जाता है, आपके माइटोसिस बोला जाता है। माइटोसिस को क्या क्या है, आपका इक्वेशनल आपका क्या होता है, डिवीजन होता है। ये क्या है आपका इक्वेशनल क्या होता है, आपका डिवीजन होता है। यहां पर क्या होता है, जो भी आपकी सेल रहेगी उसमें क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है। कैसा होता है, इक्वल, कि मतलब सेम टू सेम। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यदि पेरेंट सेल है वो 2n है, सॉरी आपके पेरेंट सेल है वो यदि 2n है, तो यहां पर जो डॉटर सेल होगी या प्रोजेनी जो सेल रहेगी वो भी क्या रहेगी, आपकी 2n ही रहेगी। मतलब इसमें भी उसी क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये 2n है तो ये भी 2n रहेगी, ये भी क्या रहेगी, आपकी 2n रहेगी। ये वाली जो आपका माइटोसिस की जो प्रोसेस होगी, ये वाली जो आपकी जो प्रोसेस है ये कहां पर होती है, जो आपकी सोमेटिक सेल्स होती है उन सोमेटिक सेल्स के अंदर ये वाली प्रोसेस होती है। सोमेटिक सेल्स के अंदर प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है, दो क्या होती है, इसके अंदर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है। तो यहां पर क्या होती है, दो आइडेंटिकल मतलब एक जैसी ही क्या होती है, समान की समान दोनों की दोनों क्या होती है, एक जैसे ही एकदम टू एकदम सेम टू सेम सेल्स बनती है। लेकिन यहां पर क्या होता है,
यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स रहेंगे, मतलब इस सेल्स में यदि क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल माने तो 23 क्रोमोसोम है, तो इनके अंदर भी क्या होंगे, आपके 23 के 23 ही रहेंगे। ये पेयर के अंदर हो गए। अब संख्या में बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 46 रहेंगे और इसमें भी 46 रहेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जो आपका माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर कुछ फेजेस आती है। उन फेजेस की बात करें तो पहली फेज कौन सी आ जाती है, प्रोफेज आ जाती है, मेटाफेज आ जाती है, एनाफेज आ जाती है, टेलोफेज आ जाती है। ये फेज जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद में क्या आता है, साइटोकाइनेसिस आ जाती है। क्या आ जाती है, साइटोकाइनेसिस। मतलब ये वाली जो आपकी प्रोसेस है, ये तो मान लीजिए जो आपका कैरियोकाइनेसिस है ना, वो कैरियोकाइनेसिस वाली प्रोसेस के ये क्या है, आपके स्टेप है। मतलब किस तरह से जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होगा, किस तरह से वो अलग होगा, वो तो इन 4 फेज के अंदर होगा। इसके बाद में जो साइटोकाइनेसिस होगा, जहां पर क्या हो रहा था, साइटोप्लाज्म अलग हो रहा था, वो आपका कौन सा आ जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो ये तो किसमें आ जाता है, कैरियोकाइनेसिस में, या आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। चलिए वन बाय वन करके अपन इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस वही है जो सेल साइकिल में पहला था ना, जिसमें G1 फेज पढ़ रहे थे, S फेज पढ़ा था, G2 फेज पढ़ा था, वो आपका कौन सा इंटरफेस है। ये आगे आपकी कौन सी आ जाती है, M फेज आ जाती है, जिसके अंदर ये आपकी प्रोफेज आ जाती है, मेटाफेज आ जाती है, एंड आपकी एनाफेज आ गई, आपकी टेलोफेज आ गई, एंड आपकी कौन सी आ गया, साइटोकाइनेसिस आ गया। अब इनको वन बाय वन करके अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको इनको समझाने की कोशिश करता हूं इस चार्ट के द्वारा, फिर इसके अंदर जो कंप्लीट इसका हिंदी के अंदर एंड इंग्लिश के अंदर दोनों के जो नोट्स है वो आपको आगे मिल जाएंगे। देखिए ये जो वहां जो भी चीज अपन समझेंगे उसको और डिटेल के अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जस्ट इसका हिंदी में आपको आगे मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़, सबसे पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये मानता हूं यदि ये देखिए आप इसको समझ लेंगे ना, तो आपको वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने अकॉर्डिंग देख के आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहली जो आपकी इंटरफेस है, मतलब इंटरफेस कौन सी होगी कि अब भाई आप एग्जाम हॉल के अंदर क्या हो चुके हैं, इंटर हो चुके हैं। प्रोफेस जो आपकी प्रोफेस थी ना, सॉरी इंटरफेस कौन सी है कि भाई अब आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल के अंदर इंटर होने से पहले जो भी प्रिपरेशन करना है वो आपका किस में आ जाता है, इंटरफेस में आ जाता है। तो इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में क्या हो रहा है कि ये आपका क्या है, पूरी की पूरी आपकी सेल है। इंटरफेस के अंदर मैंने आपको बताया था हर एक चीज को क्या कर लिया जाता है, डबल कर लिया जाता है। ये आपके सेंट्रियोल, इनको भी यहां पे क्या कर लिया गया है, डबल कर लिया गया है। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपका ये जो पूरा का पूरा अंदर की साइड में आप देख रहे हैं एकदम उलझा हुआ, ये आपका क्या है, आपका क्रोमोसोम है ना, वो क्रोमोसोम यहां पर प्रेजेंट है, जो कि क्या है, एकदम कंप्लीट रूप से उलझा हुआ है। अब इसको क्या करना है, इजीली अपन को कंडेंस करना है। अब क्या होता है, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी इंटरफेस रहेगी इसके अंदर सारी चीज डबल हो चुकी है, एंड आपकी जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व थी, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जो इसकी झिल्ली थी, ये भी क्या है, धीरे धीरे क्या होने लगी है, डिसअपेयर हो गई है। कंप्लीट डिसअपेयर नहीं हुए, लेकिन आप देखिए बीच में थोड़ा थोड़ा सा क्या आ चुका है, यहां पर गैप आ चुका है। मतलब इंटरफेस आपकी वो होती है जहां पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर इन्वॉल्व हो गया, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाते हैं। मतलब धीरे धीरे दिखना विजिबल, इनविजिबल होने लग जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में जस्ट आती है आपकी प्रोफेज, बोले तो एम फेज की जो पहली स्टेज है, प्रोफेज। अब प्रोफेज में क्या होगा, जो आपके सेंट्रियोल यहां पर ऊपर की साइड में प्रेजेंट है ना, ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट पोल रहेगा, उसके साइड में मूव करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में मूव करना, जो सेंट्रियोल है ये क्या हो जाते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम है ना, अब यहां पर क्या हो रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आप क्या हो रहे हैं, कंडेंस्ड हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको बिल्कुल भी क्रोमोसोम देखिए इजी से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन यहां पर आप देखिए इजीली आपको जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व थी, ये भी धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पे डिसअपेयर हो रही है, बोले धीरे धीरे यहाँ पर दिखना आपको क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये आपकी कौन सी आ जाती है, प्रोफेज आ जाती है। प्रो मतलब क्या होता है, स्टार्ट होने वाली प्रोसेस आ जाती है। इसके बाद में आ गई मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब हो गया कि एकदम सेंट्रल लाइन के अंदर क्रोमोसोम्स है, ये आपको विजिबल होने लग जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये आपका क्या है, सिस्टर क्रोमेटिन जो अपन ने बात किया था ना, यहाँ पर क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं, ये तो आपका एक सिंगल क्रोमोसोम हो गया। देखिए इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी।
ये तो आपका ओरिजिनल वाला क्रोमोसोम था, और ये आपके कौन से हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड था ना, वो था। ये क्या होता है, अलग होता है। ये किस तरह से अलग होता है वो अपन देखेंगे। तो ये क्या है, आपके पेड़ के अंदर यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर क्या है, धीरे धीरे जो स्पिंडल्स है, जो स्पिंडल फाइबर है, वो यहां पर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, स्टार्ट होने लग जाते हैं। यहीं से स्टार्ट होने लग गई है। जैसे ही दोनों अलग हो गया, इनके अंदर से क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर निकलने लग जाएंगे। अब ये जो स्पिंडल फाइबर रहेंगे ना, ये मेटाफेज जो आपकी रहेगी, इसके अंदर क्या होता है, इन ये जो क्रोमेटिड था ना, इससे क्या हो जाती है, ये यहाँ पर जो यहाँ पे सेंट्रोमियर है ना आपका, जो आपका ये देख रहे हैं, इससे क्या होता है, ये अटैच हो जाते हैं इस तरह से। इसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और जो क्रोमोसोम है आपके, ये बीच में एक सेंटर लाइन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाफेज के अंदर ये यहाँ पर सेंटर लाइन के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में आती है आपकी एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो आपके क्रोमेटिड थे, ये क्रोमेटिड क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या कर लेते हैं, इसको खींच लेते हैं। मतलब जैसे कि यहां से देखिए, दोनों को दोनों यहाँ पे जुड़े हुए थे, अब इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। ये आपकी जो सेंट्रोसोम थे, सेंट्रोमियर थे, सेंट्रियोल आप जिनको बोलते हैं, ये आपके क्या होते हैं, सेंट्रियोल। यहां से क्या होते हैं, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर के द्वारा इनको क्या है, खींच लेते हैं। तो खींच लेंगे तो यहाँ पे दो थे, ये आपका ओरिजिनल था, ये आपका डॉटर था। तो इन दोनों को खींच लेंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अलग हो जाते हैं। बोले तो एनालोगस हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो एनाफेज के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जो आपके क्रोमोसोम्स थे, ये सारे के सारे। इसके बाद में आती है आपकी टेलोफेज। टेलोफेज वाली प्रोसेस में क्या होता है, ये जैसे ही आपके अलग हुए थे, तो यहां पर धीरे धीरे टेलोफेज में वापस से क्या होता है, जो न्यूक्लियर आपका इन्वॉल्व था, ये वापस से बनने लग जाता है। एंड जो आपका साइटोप्लाज्म था, इस साइटोप्लाज्म में भी आप देख रहे हैं एक तरह का क्या आ जाता है, लूप बन जाता है। मतलब ये भी धीरे धीरे चला जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपके अलग हो गए, तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स का क्या हो जाता है, अलग अलग जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, या जो न्यूक्लियर है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, इनको घेर लेते हैं, धीरे धीरे वापस से बनने लग जाता है। ये यहां तक आपकी कौन सी आ जाती है, टेलोफेज आ जाती है। बोले तो यहां तक आपका क्या आ जाता है, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। मतलब यहां पर देखिए, एक न्यूक्लियस से क्या हो गए, आपके दो न्यूक्लियस यहां पर बन गए। ये प्रोसेस कौन सी आ जाती है, कैरियोकाइनेसिस आ जाती है। इसके बाद वाली आ जाती है आपके साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, ये जो आपका साइटोप्लाज्म था, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसे मिलते मिलते क्या हो जाता है, इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो देखिए, दोनों के जो आपके सेंट्रियोल है, ये भी दोनों के अलग अलग हो गए, न्यूक्लियस है, ये भी अलग अलग हो गया। इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी बन गई। एंड आपके जो भी है, मतलब जो आपके सेल ऑर्गेनल्स है, वो भी धीरे धीरे आपको दिखने लग जाएंगे। दोनों के अंदर इक्वली सेल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये आपका 2n था, तो ये भी आपका 2n हो गया, और ये भी आपका 2n हो गया। इस तरह का जो डिवीजन है, इसी को क्या बोला जाता है, माइटोसिस बोला जाता है। बोले तो समसूत्री विभाजन इसको बोला जाता है। दैट्स क्लियर। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी चीज मैंने आपको बताई, वो सारी की सारी यहां पर आ जाती है, प्रोफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर, एंड आपकी टेलोफेज के अंदर। सेम टू सेम ये पूरी की पूरी ये जो 4 स्टेप है, ये चारों स्टेप तो आ जाती है आपकी कैरियोकाइनेसिस की। फिर आता है आपका साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है। जो चीज यहां पर अपन ने अभी पढ़ी है, वो सारा का सारा उसका इंग्लिश के अंदर है, और ये उसके अंदर क्या आ जाता है, पूरा का पूरा हिंदी में आ जाता है। अब आगे यदि अपन बात करें, तो जो आपका माइटोसिस है, इसका आखिरकार क्या फंक्शन रहता है, क्यों माइटोसिस जरूरी रहता है। माइटोसिस देखिए, यहां पर इंग्लिश में है, और ये पूरा का पूरा इसका जो हिंदी है, वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो माइटोसिस आखिरकार जरूरी क्यों रहता है, जरूरी की बात करें तो ये आपकी जो सेल की ग्रोथ है, एंड उसका जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर माइटोसिस क्या रहता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यहां पर क्या होता है, जो माइटोसिस का नंबर है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो आपके टिश्यू है, उस टिश्यू को रिपेयर करना एंड उसके रीजनरेशन के अंदर भी माइटोसिस की प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब मान लीजिए कोई भी घाव हो गया, चोट लग गई, उसको वापिस से भरना है, उसको कवर करना है, तो उसके अंदर भी जो माइटोसिस की प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे मान लीजिए आपके कहीं कट वट लग गया, तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद देखेंगे बिल्कुल एकदम सही हो जाता है। वो किसके द्वारा हुआ है, वो आपकी माइटोसिस के द्वारा हुआ है। मतलब जैसी स्किन थी, वैसा का वैसा जो सेल्स थी, उन्होंने डिवीजन किया माइटोसिस के द्वारा, और उन्होंने उस जगह को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मतलब उस चीज को, उस टिश्यू को क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया, या उसको रीजनरेट कर दिया। इसके अलावा जो जेनेटिक स्टेबिलिटी है, इसको भी मेंटेन रखने के लिए आपका माइटोसिस इंपॉर्टेंट रहता है।
पूरा का पूरा जेनेटिक जो आपकी स्टेबिलिटी रहेगी उसको क्या करेगा, मेंटेन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। याद रखना माइटोसिस की जो प्रोसेस होगी इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि जो आपका सिंगल सेल था ये 2n था, इससे जो डॉटर सेल बनी है ये भी क्या होती है, एक दूसरे की सेम टू सेम रहती है। इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है। इसके अलावा सेल का जो रिप्लेसमेंट है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो अपन ने पढ़ा वो उसका क्या हो जाता है, हिंदी ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये अपना क्या हो जाता है, माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। जो अपना अगला लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन जो मियोसिस की जो प्रोसेस है, मियोसिस क्या होता है, पूरा का पूरा उसको डिटेल के अंदर देख लेंगे। इससे पहले आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जो एक बार प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन उसको भी एक बार विजिट कीजिएगा। काफी बेनिफिट आपको वहां पर कंटेंट देखने को मिलेगा बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।